हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, आसियाना। लेकिन उसके पहले डेंगू का माहौल चल रहा है, हर तरफ डेंगू फैल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बच्चों को बिना आस्तीन के कपड़ों के बाहर मत भेजिएगा और थोड़ा सा भी बुखार आए तो चेकअप ज़रूर कराइएगा, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स इतनी जल्दी गिरती हैं और फिर इंसान की कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए प्लीज़ चेकअप ज़रूर कराइएगा और आप लोग स्वस्थ रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, आसियाना। आसियाना जो हम सबका ख्वाब होता है। हम लोग जो भी कमाते हैं तो पहला सपना हमारा घर का होता है, और जब हम वो घर बनवाते हैं तो उस घर के साथ ढेर सारे सपने सजाते हैं। उस घर को जैसे जैसे हम सजाते हैं हमारे सपने भी अपना एक आकार लेने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी कहानी आसियाना आप लोगों को सुनाती हूँ। रामलाल जो एक जॉब करते थे और उन्होंने एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा था बचत करके, और उन लोगों का एक ख्वाब था कि गांव में तो उनके पास घर है ही, लेकिन एक शहर में घर बनवाते हैं। कल बच्चे बड़े होंगे, जॉब करेंगे, तो उन्हें के रहने के लिए हम लोग यहाँ पर एक घर बनवा लेते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जो है उस ज़मीन पर हम लोग अपना घर बनाते हैं, मैं थोड़ा लोन करा लेता हूँ, तुम भी थोड़ा खर्चे में अपना हाथ समेटे रहना, जिससे जो है हमारा लोन भी पूरा हो जाए और हमारा घर का सपना भी साकार हो जाए। दोनों मियाँ बीवी अपने खर्चे में कमी करते हैं और एक सुंदर सा घर बनवाते हैं। उनके पास बहुत पैसे नहीं होते, ज़मीन भी बहुत बड़ी नहीं होती है, जिसमें सिर्फ 3 रूम और लॉबी, किचन और एक गेस्ट रूम, इतना ही बन पाता है। रामलाल जी के 3 बेटे और एक बेटी थी। तो उनकी पत्नी ने बल्कि कहा भी कि आपने 3 ही रूम बनवाए हैं, कल बेटों की शादी होगी, बहुएं आएंगी तो कहाँ रहेंगी। तो रामलाल जी ने कहा क्या करें, जब ज़मीन ही हमारी इतनी है तो हम कैसे ज़्यादा बड़ा बनवा सकते हैं घर। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कल जब बेटे कमाने लगेंगे तो इसके ऊपर हम दूसरी मंजिल बनवा देंगे, अभी हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। मैंने जीपीएफ से भी सारे पैसे अपने निकाल लिए हैं, हमारे जो भी बचत के पैसे थे, जो भी हमारे बॉन्ड थे या जो भी हमारे जमा पूंजी थी, हमने सब कुछ इस घर में लगा दिया है। उनकी पत्नी भी सोचती हैं बात सही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे ज़रूरी हैं। अब वो आगे बड़े क्लास में जाएंगे तो पैसे लगेंगे ही, तो ठीक ही कह रहे हैं। और फिर कौन सा ज़रूरी थोड़ी ना कि सारे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, वो जॉब करने लगेंगे तो हो सकता है बाहर कहीं सिटी में घर बनवा कर रहे हैं। तो वो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहती हैं, कहती हैं ठीक है, और उनका एक सुंदर सा घर बनकर तैयार होता है। रामलाल और उनकी पत्नी उस घर को बहुत प्यार से सजाते हैं। उनके 2 बच्चे और एक बेटी, 3 बच्चे और एक बेटी होती है, तो तीनों बच्चे एक रूम में लड़के रहते हैं और बेटी के लिए उनका अलग सा रूम रहता है। एक रूम रामलाल और उनकी पत्नी का होता है। वो रामलाल की पत्नी के पास जो भी पैसे बचते हैं वो अपने घर को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं, और इस तरह वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी कराती हैं और रामलाल जी अपने बच्चों की पढ़ाई भी कराते हैं, और धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होते हैं। बड़ा बेटा जॉब पा जाता है, जिसकी पोस्टिंग उसी शहर में होती है, और अब रामलाल जी को बड़े बेटे की शादी की फ़िक्र होती है और वो सोचते हैं कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो उसकी शादी कर दें। बड़े बेटे की शादी होती है और रामलाल जी के जो तीनों बेटे एक साथ रूम में रह रहे होते हैं वो अपनी बहन के रूम में आ जाते हैं, और वो कमरा रामलाल जी के बड़े बेटे और बहू को दे दिया जाता है। उनकी बहन लॉबी में आकर सोने लगती है, गेस्ट रूम में आकर सोने लगती है, और धीरे धीरे उनकी बहन की भी शादी हो जाती है। फिर धीरे धीरे और दोनों बच्चे बड़े होते हैं, जॉब करने लगते हैं, उनकी शादी हो जाती है। जब दूसरे बेटे की शादी होती है तो दूसरा रूम जो उनकी बहन का रूम होता है उसे दे दिया जाता है। अब बारी तीसरे बेटे की होती है।
रामलाल जी बहुत चिंता में रहते हैं कि हम तीसरे बेटे, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम ऊपर दूसरी मंजिल बनवा सकें। और अब उनकी जॉब भी ज़्यादा दिन नहीं बची हुई थी और उन्होंने ये बातें अपनी पत्नी से कही तो उनकी पत्नी ने कहा कि बड़ा बेटा जॉब कर रहा है, अच्छी खासी कमाई है उसकी पत्नी भी जॉब कर रही है, तो क्यों ना कहते हैं कि दूसरी मंजिल पर वो थोड़ा सा हेल्प करते हैं जिससे दूसरी मंजिल बन जाए और जब छोटे बेटे की शादी हो तो वो दोनों मियाँ बीवी ऊपर रह सकें। ये बातें जब रामलाल जी अपने बड़े बेटे से कहते हैं तो उनका बड़ा बेटा अरुण कहता है कि देखिए पापा, हम लोग की इतनी कमाई नहीं है और कि हम ऊपर घर बनवा सके, और छोटा भी मझला बेटा भी आपका कमाता है तो आप उससे भी ले लीजिए थोड़ा पैसा, और अगर वो थोड़ा सा देगा तो मैं थोड़ा दे सकता हूँ, वैसे मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं ऊपर ही तीसरी मंजिल बनवा सकूँ। अब रामलाल जी के पास भी इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो दूसरी मंजिल खड़ा कर सके और तीसरे बेटे को वहाँ पर शिफ्ट कर सकें। धीरे धीरे तीसरे बेटे की भी शादी होती है। उनकी पत्नी और रामलाल जी सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है और दोनों बेटों ने अपना हाथ समेटा हुआ है, तो क्या किया जाए। तो वो अपना कमरा खाली करके अपने तीसरे बेटे और बहू को दे देते हैं। रामलाल जी और उनकी पत्नी धीरे धीरे गेस्ट रूम या लॉबी में आ जाते हैं, क्योंकि जब गेस्ट रूम में कोई गेस्ट आता है तो वो रूम उसको दे दिया जाता है। तब फिर ये लोग अपना बिस्तर लेकर लॉबी में आते हैं। इनका यही सिलसिला चलता रहता है, कभी गेस्ट रूम कभी लॉबी। तो और घर में अब पैसों को लेकर काफ़ी खिचखिच होने लगी। इधर रामलाल जी भी रिटायर हो जाते हैं और उनकी पत्नी जो है वो भी घर पर ही रहते हैं। अब दोनों मियाँ बीबी अक्सर लॉबी या गेस्ट रूम में ही रहते हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जो है कोई बात नहीं जी, हम लोग अब बच्चे हैं, बच्चे तो जो है रूम में रहेंगे ही, अच्छा नहीं लगेगा अगर बेटा बहू बाहर सोते हैं, तो ठीक है हम लोग यहाँ पर रह रहे, कोई बात नहीं। पर उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है, उनका कोई सामान होता है तो वो अक्सर भंडार घर में रखा जाता है या कहीं इधर उधर ही बैग उनका पड़ा रहता है, तो ये चीज़ें उनको बुरी भी लगती हैं। उनकी बेटी भी आती है तो उसके लिए भी दिक्कत होती है, तो ये सब चीज़ें उनको थोड़ा सा बुरा भी लगता है। और इधर कभी कभार घर में खर्चों को लेकर काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने लगी। अब धीरे धीरे तीनों बच्चे अपने पैसे को अपने पास रखते थे, वो उनमें से कोई भी खर्चा करना नहीं चाहता था, घर का कोई भी खर्च नहीं वहन करना चाहता था। तो इस पर छोटी छोटी बातों को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो बात यहाँ पर तय हुई कि अब घर में जितने लोग रह रहे हैं सब थोड़ा थोड़ा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे घर के खर्चे के लिए। जहाँ पर बच्चों ने ये भी नहीं सोचा कि पिता से कैसे पैसे ले। उन्होंने अपने पिताजी से वही कहा कि पापा आपको क्या ज़रूरत है, आपको इतनी पेंशन मिलती है, आप आधी पेंशन हमको घर के खर्चे के लिए दे दीजिए, और आप बड़े हैं और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा पैसा दे देंगे तो घर का खर्चा अच्छा चलेगा। इस पर रामलाल जी ने सोचा सही बात है, क्या करेंगे इतना पैसा, और आधी ही सैलरी तो मांग रहे हैं बच्चे, तो वो अपनी आधी सैलरी उठाकर घर के खर्चे में देने लगे। लेकिन इस पर भी उनकी बहुएं, उनके बेटे अक्सर किसी न किसी बात पर बहस हो जाती थी, तो लड़ाई झगड़ा होता था जो कि रामलाल जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। और ये जो है अब रामलाल जी ने अपनी पत्नी से एक दिन कहा कि क्यों ना हम लोग चलो गांव में रहते हैं, यहाँ पर रहकर हम लोगों को आखिर रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आखिर वैसे भी मैं खर्चे में आधा पैसा देता ही हूँ, तो जो है हम लोग गांव में रहेंगे, वहाँ पर अपनी गृहस्थी संभालेंगे, और गांव का घर भी इतने दिनों से पड़ा हुआ है तो वो भी ख़राब ही हो जाएगा, गिर जाएगा, वहाँ पर कोई नहीं रहेगा, साफ़ सफाई नहीं होगी तो वो भी ख़राब ही हो जाएगा। तो इस पर उनकी पत्नी को भी ये बातें सही लगती हैं, वो भी सोचती हैं कि रोज़ की खिचखिच से अच्छा है कि क्यों ना हम गांव चले जाएं। रामलाल की पत्नी और रामलाल जी गांव जाने का मन बना लेते हैं, पर उनके बच्चे एक बार भी नहीं कहते कि पिताजी आप गांव क्यों रहेंगे, अब आप लोगों की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि आप लोग खाना बनाएं खाएं या घर का खर्चा उठाएं, हम लोग करेंगे। तो
ये बातें उनके ना बेटे ने कहा ना बहू ने कहा। तो ये थोड़ा सा लोगों को लगा भी कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने कभी भी अपने किसी भी चीज़ पर रोक टोक नहीं लगाई, जैसे उन लोगों ने कहा कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो चाहे जहाँ से इंतज़ाम करके ला के देते थे, आज उनके बहू और बेटों के लिए वही बोझ बन गए हैं। रामलाल और उनकी पत्नी चुपचाप अपना बैग उठाते हैं और गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गांव जाकर वो वहाँ पर अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं और वहाँ पर वो अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर रहने लगते हैं। गांव के लोग भी, आसपास के लोग भी खुश होते हैं कि ये घर इतने सालों से बंद पड़ा था, चलो ये लोग आ गए तो थोड़ा चहल पहल हो गया। अब रामलाल जी का भी टाइम अच्छा कट रहा था। वो गांव के लोगों के पास जाकर बैठते थे या गांव के लोग आकर उनके पास बैठते थे, अच्छा सा कट रहा था। लेकिन बीच बीच में उनके बच्चे आकर कभी कुछ पैसे मांगते, कभी कुछ दे दो पिताजी, कभी अनाज दे दो, कभी कुछ दे दो, उनका कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। अब रामलाल जी को पूरी गृहस्थी खुद चलानी थी, जिसकी वजह से उन्हें भी कभी कभार पैसों की प्रॉब्लम होती थी। एक दिन उनकी पत्नी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें दवाओं के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी। उनके पैसे हर मंथ कोई ना कोई बेटा आकर उनके पेंशन के पैसे मांग कर ले जाता था। इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का इलाज करा सके। उन्होंने अपने बच्चों से कहा तो बच्चों ने कहा, पिताजी आप जानते हैं हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा, हम लोग नहीं इतना ज़्यादा पैसे हैं कि उसे मैनेज कर सके, तो हम लोग पैसे हमारे पास नहीं बचे हैं, आप कुछ देख लीजिए, किसी से और उधार मांग लीजिए। तो वो किसी से उधार नहीं मांगते हैं। लेकिन इसी बीच उनकी पत्नी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब रामलाल जी अकेले घर में पड़ते हैं और उनका जो भी क्रियाक्रम होता है सब कुछ वो किसी तरह मैनेज करते हैं और अब वो घर में अकेले रहते हैं। पर उनके बच्चे आकर 2 दिन उनसे बातचीत करते हैं, इसके बाद फिर वापस शहर चले जाते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि पिताजी अब माँ नहीं है तो कम से कम आप चलिए हमारे साथ रहिए। रामलाल जी को कभी कभी अपनी स्थिति पर बहुत कष्ट होता था कि जिस घर को उन्होंने इतने प्यार से बनाया, उनके बच्चों ने उनका वो घर भी छीन लिया और जिस घर में वो चाहते थे कि उनका सारा परिवार खुशी से रहे, उस घर को भी उन लोगों ने छीन लिया। आज वो उनके पैसे भी आए दिन मांग कर ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत कष्ट देती थी। उन्होंने तय किया कि वो कभी वहाँ पर नहीं जाएंगे, किसी भी तरह वो यहीं पर रहेंगे और अब वो अपनी पेंशन या कुछ ऐसा अपने बच्चों को कभी नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी आसियाना यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आपके पिताजी, आपकी माँ जब भी आप छोटे होते हो क्या वो आपसे कहते हैं कि नहीं हमको पैसे दो या हमको घर के खर्चे में हमारी मदद करो, नहीं कहते ना। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हम लोग क्यों उनसे कहते हैं कि आप हमारे घर के खर्चों में मदद करो। वो उनकी पेंशन है, उनकी ज़िंदगी भर की कमाई है। अगर वो उसे एंजॉय करना चाहते हैं तो उसे एंजॉय करने दीजिए। वो उनके पैसे हैं, वो उनकी पूरी लाइफ की कमाई है। तो अगर वो उस पैसे आपको देना चाहते हैं तो देते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप उनसे ज़बरदस्ती मत लीजिए, ज़बरदस्ती मत मांगिए। तो अगर वो उस पैसे का यूज़ अपने ऊपर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम उन्होंने ज़िंदगी में जो चीज़ें मिस की है वो वापस तो नहीं आएंगी, लेकिन हाँ अगर वो उस पैसे को यूज़ करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, तो शायद कहीं ना कहीं उनके दिल से आशीर्वाद ही निकलेगा। तो और रही बात घर की, जब हमारे माँ बाप घर बनवाते हैं तो हमारे माँ बाप के पास जितने पैसे होते हैं वहाँ पर वो सोचते हैं कि हमारे हर बच्चे का एक कमरा हो। तो जब हम बड़े हो जाते हैं और अपने माँ बाप अपना घर बनवाते हैं तो वहाँ पर हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे बुज़ुर्ग के लिए भी एक कमरा होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी एक कमरे की बहुत ज़रूरी है, कमरे की नीड है। उन्हें भी, उनकी भी कुछ प्राइवेसी होती है और वो अपना सामान इधर उधर रखें। हम लोग सोचते हैं अरे बूढ़े हैं, इनको कमरे की क्या ज़रूरत है। क्यों नहीं ज़रूरत है, उनकी भी तो प्राइवेसी है। और क्या वो बूढ़े हो गए हैं तो अपना सामान इधर उधर फेंक कर रखें या कुछ, चाहे कहीं भी उनको बिस्तर डाल दो वो सो जाएंगे, ऐसी ये बात गलत है। जैसे हम लोगों को अपने ही रूम में नींद आती है, वैसे उन्हें भी अपने उसी जगह पर नींद आती है जो अगर उनका एक कमरा होता है। अब आप उनको यहाँ से वहाँ करो, वहाँ से वहाँ करो,
तो उनके लिए भी दिक्कत होती है। तो हमें हमारे बुज़ुर्गों के लिए भी सोचना चाहिए। तो अगर मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और कहीं अगर मुझसे गलती होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसी कहानी सुनाई। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हों, तो उसके लिए सॉरी भी, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि मैंने कहाँ गलत किया है। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बाय।